नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, रूल्स और बायलॉज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काफी सारे लोग रहते हैं और उनके बीच में डिस्प्यूट्स होना एक कॉमन चीज हो सकता है। मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में होना, मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी के बीच में होना और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के बीच में भी होना, ये चीजें हो सकती है। तो काफी सारी ये चीजें जो हैं, ये जो मैटर्स हैं, ये डिस्प्यूट्स हैं, ये या तो रजिस्ट्रार के पास में जाता है या कोऑपरेटिव कोर्ट में जाता है या म्युनिसिपैलिटी के पास जाता है या पुलिस के पास जाता है या फिर मंत्रालय के पास जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट्स एंड द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पुराने वीडियोस में हम जान चुके हैं कि कौन कौन से मैटर रजिस्ट्रार के पास में जाता है। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से मैटर्स कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो मैटर्स है, ये डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स एंड द मेंबर्स एंड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर एंड द मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा मैटर्स जाएंगे। ये मैटर्स हो सकते हैं विच फॉल अंडर द सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। सच एज, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये सेक्शन 91 के अंडर में आएगा। और कौन कौन से हो सकते हैं, अब रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी एंड द जनरल बॉडी। हर महीने में मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग होते हैं और वो जो एक मीटिंग होते हैं, काफी सारे मेंबर्स उसमें रहेंगे। कोरम ऑफ द मीटिंग रहेगा और वो कोरम कम से कम डिसाइड करेगा कि कौन से मुद्दों को क्या रेजोल्यूशन पास होगा और कौन से, उसमें भी मेजोरिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन पास होगा। और किसी को असेंट करना है, किसी को डिसेंट करना है, सहमति देना है, असहमति देना है। दैट हैज टू बी वेल रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। एंड जो वहां पे डिसीजन हो जाए, वही चीजों को आप जनरल बॉडी में या स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग में आप लेके जा सकते हो। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या स्पेशल जनरल मीटिंग में आप ऐसा कोई मुद्दा लेके नहीं जा सकते हो जिसका रेजोल्यूशन इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पास नहीं हुआ है। सो दिस डील्स विद द कोऑपरेटिव कोड, डील्स विद द इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इन द जो डिसीजन जो लिया गया है, जो इंटरनल, अगर कोई रेजोल्यूशन ऐसे मैनेजिंग कमेटी ने पास किया है और वो वैलिड नहीं है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है। या जनरल बॉडी में जाके कोई फर्जी अगर आपने पास किया है एजेंडा, तो ये दोनों ही चीजें कहा जा सकती है, कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये रजिस्ट्रार साहब डील नहीं करेंगे। उसको छोड़ के इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 152A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। जितने भी इलेक्शन के टाइम में जो भी ऑलमोस्ट 35 डेज ऑफ जो प्रोसीजर रहता है, उस बीच में सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी या इलेक्शन ऑफिसर डील करता है। और कहीं कहीं पे डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार को इलेक्शन ऑफिसर बनाया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उस टाइम में वो रजिस्ट्रार के, कंसर्न रजिस्ट्रार जो जुरिस्डिक्शन का है, उसके पास में जाता है। और स्पेशली जहां पे आप ये देख रहे हो कि एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन फाइल करने, इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान में अगर आप नॉमिनेशन फाइल करते हो, उसमें अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो वो जा सकते हैं कहां पे, रजिस्ट्रार के पास में। और उसके बाद 15 डेज ऑफ पीरियड रहता है। फिर फाइनल आपका लिस्ट डिक्लेयर होता है कि कौन कौन एलिजिबल है कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम में वो डिसीजन होता है, उसी बीच में ये हियरिंग होता है और इमीडिएटली उसका डिसीजन आ जाते हैं। मगर एक बार सोसाइटी का इलेक्शन हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन होने के बाद वो उसकी जो रिजल्ट्स है या उसकी काउंटिंग है या उसमें कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी आपको लगता है धांधली हुआ है या कोई डिस्क्रिपेंसीज है, फिर वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के अंडर में, उसके परव्यू में नहीं आता है। फिर वो मैटर जाएगा ऐसे टाइप ऑफ डिस्प्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन, दिस विल गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि अगर रिजेक्शन ऑफ आपका कैंडिडेचर हो रहा है या नॉमिनेशन हो रहा है,
दिस मैटर विल गो टू दी कंसर्न रजिस्ट्रार। बट उसको छोड़ के बाकी जो मैटर्स हैं, स्पेशली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस विल गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। फिर उसके बाद रिपेयर इंक्लूडिंग द मेजर रिपेयर, इंटरनल रिपेयर्स एंड लीकेजेस। ठीक है, सोसाइटी में जो मेजर काम होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं, करोड़ों में लाखों में लोगों के फंड है, वो उसमें यूटिलाइज होते हैं। एंड दिस हैज टू बी बैक्ड प्रॉपरली बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग एंड उससे पहले द डिसीजन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इन देयर इंटरनल कमिटी। और दोनों ही जगह में वैलिड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर आपकी रेजोल्यूशन ही वैलिड नहीं है इंटरनल मैनेजिंग कमेटी में एंड सब्सिक्वेंटली इन द जनरल बॉडी मीटिंग में, तो आप जो काम कर रहे हो उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग नहीं है और वो काम इलीगल होगा। चाहे आप रोड का कंस्ट्रक्शन, इंटरनल रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग रिपेयर का कर रहे हो, वाटर प्रूफिंग का कर रहे हो, पेंटिंग का कर रहे हो, या कोई और सिविल कंस्ट्रक्शन या कोई मेजर रिपेयर का काम कर रहे हो, जो कि लोगों का फंड है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का फंड है, मेजर फंड है, तो वो चीजें कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगी, वो रजिस्ट्रार के पास में नहीं जाएंगी। तो इसके बीच में फ्लैट्स का रिपेयर या किसी और सिविल कंस्ट्रक्शन का रिपेयर्स भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका पार्किंग से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स है। इनिशियली जब सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, बिल्डर डेवलपर से आपको फ्लैट्स वगैरह मिलने के बाद आपको पार्किंग के लिए भी आप अलग सा, काफी सारे सोसाइटीज में देखे गए हैं कि वहां पे पार्किंग के लिए भी अलग सा पैसे भर रहे हो सकता है एक पार्किंग स्लॉट 2 लोगों को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है, या पार्किंग का एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस आपने ले लिया है, तो ऐसे मैटर भी कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएंगे। एक तो पार्किंग जो है, पार्किंग इज डिसाइडेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी एंड द जनरल बॉडी कैन डिसाइड कि पार्किंग स्लॉट को कैसे सोसाइटी में अलॉट करना है, वेदर इट इज ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, वेदर वन पार्किंग ईच हैज टू बी गिवन टू ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और या आपके पास पार्किंग स्लॉट मतलब कम है और लोग ज्यादा हैं, क्या उसको रोटेशन बेसिस पे करना है साल दर साल, या आपको जैसे अलग अलग ये जो पार्किंग की जो पॉलिसी, दिस पार्किंग पॉलिसीज हैज टू बी बेसिकली डिसाइडेड बाय द मैनेजिंग कमिटी एंड इन द जनरल बॉडी। कोई चेयरमैन, सेक्रेटरी या कोई स्पेसिफिक कमेटी का मेंबर अपने मर्जी से पार्किंग स्लॉट किसी और को ऐसे अलॉट नहीं कर सकता, या बिल्डर ऐसे अलग सा डिस्क्रिपेंसी करते हुए अलॉट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस मैटर विल ऑल्सो गो टू दी कहां पे, कोऑपरेटिव कोर्ट। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट, जब इनिशियली सोसाइटी का फॉर्मेशन होने से पहले जब कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है उस टाइम में अगर जैसे बिल्डर्स प्रमोटर्स रहते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट्स होता है, लोग अपने अपने पैसा जमा करते हैं, कोई लोन लेके जमा कर रहा है या कोई डाउन पेमेंट करके जमा कर रहा है स्लॉट वाइज। ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट्स एंड प्लॉट्स उस टाइम में जो किए जाते हैं, तो उसमें भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का फॉर्मेशन होने के बाद भी अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट्स किए जाते हैं, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे मैटर्स हो सकता है किसी एक फ्लैट को 2 बार अलॉट कर दिया गया हो। इसका मतलब जब सोसाइटी ने आपसे डिमांड किया इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, या जिस टाइम में बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और धीरे धीरे जैसे स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आपसे पैसे लिए जाते हैं। हो सकता है आपसे किसी टाइम में पैसे मांगे गए, आपने दिए नहीं, और उसके बाद किसी एक डेट में आपके पास पैसे देने के लिए थे, और तब तक वो जो फ्लैट है बिल्डर ने किसी और को अलॉट कर दिया, या सोसाइटी ने किसी और को अलॉट कर दिया। जो प्रोविजनल उस टाइम में मैनेजिंग कमेटी होगी उसने किसी और को अलॉट कर दिया, तो एक फ्लैट 2 लोगों को अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसे मैटर जो है, और दोनों ही उसी फ्लैट पे अपना स्टेक क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे मैटर्स कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि पहले वाले तो अलॉट हुआ था, उसने कुछ पैसा भर दिया है, फिर आपने जब पहले वाले ने बीच में
कुछ डिले कर दिया या उसने दिया नहीं और बाद में ही वॉज एबल टू गिव इट, तब तक आपने किसी दूसरे को अलॉट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मैटर्स में जो एंटाइटलमेंट या टाइटल ऑफ द फ्लैट को ये दोनों ही क्लेम कर रहे हैं, तो दिस मैटर विल गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। अब एस्केलेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है जब इनिशियली सारी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, उस टाइम में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ओवरऑल जैसे कैलकुलेशन होने के बाद, डिवाइड होने के बाद हर मेंबर के लिए, उस टाइम में तो मेंबर नहीं बने रहते हैं, हर एक जो फ्लैट के ओनर्स प्रपोज्ड ओनर्स बनेंगे उसका एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। उस हिसाब से वो चार्जेस उनको बताया जाता है और वैसे वैसे पेमेंट्स होते जाते हैं। मगर एक बार कंस्ट्रक्शन ऑफ दी बिल्डिंग्स हो जाए, सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाए, तो जनरली 0.75% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग का एक मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए वो फंड रखा जाता है। तो अगर इस पे भी लेके कोई डिस्प्यूट होता है, मैनेज ये सी ऑल द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द जनरल बॉडी मीटिंग, वेदर इट इज अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, जहां पे सोसाइटी के मेंबर्स या प्रपोज्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजंस लिए जाएंगे और मेजॉरिटी से वो डिसीजन होने के बाद ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैनेजिंग कमिटी या बिल्डर या प्रमोटर अपने मर्जी से, अपनी डिस्क्रिपेंसी से कोई भी चीज आपके ऊपर थोप नहीं सकता है। अगर वो एग्जॉर्बिटेंट है, बायलॉज, एक्ट और रूल्स के या किसी जीआर के, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के खिलाफ है, अगेंस्ट में है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ऐसे मैटर्स को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। फिर उसके बाद आप देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर एंड द आर्किटेक्ट। ठीक है, तो जो भी प्रमोटर, डेवलपर्स के बिल्डर्स रहते हैं वो आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो द जनरल बॉडी हैज टू अपॉइंट एनी आर्किटेक्ट। ठीक है, और आर्किटेक्ट वगैरह अपना प्लान बनाता है, जनरल बॉडी में अप्रूव होता है कि कैसा कैसा रीडेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, कैसे कैसे बिल्डिंग्स बने हुए, क्या प्लान्स बनेंगे, उस प्लान के अप्रूवल्स होंगे कंसर्न लोकल अथॉरिटी के पास में, और उसके बाद फिर सारे प्रोसेस सारे कंटिन्यू होता है। मगर उसको लेके अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, आर्बिट्रेरीली अगर किसी आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया गया है या फिर किसी अपॉइंटमेंट ऑफ द डेवलपर और द कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, मन मर्जी से साठ गांठ करते हुए, सेटिंग करते हुए अगर मैनेजिंग कमेटी किसी बिल्डर को, प्रमोटर को अगर कर रही है तो, या किसी आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट कर रही है और जनरल बॉडी का बिना अप्रूवल लिए या उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, तो ऐसे मैटर भी कहां पे जाएंगे? ऐसे मैटर भी जाएंगे कोऑपरेटिव कोर्ट में, और ऐसा कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर या आर्किटेक्ट को हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर अनइक्वल वाटर सप्लाई। देखो ये वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सबका इक्वल इस पे हिस्सा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फ्लैट। जैसे जैसे हर जगह में आपको वो सप्लाई किए हुए हैं, आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं और आपके लिए मीटर्स भी शायद हर सोसाइटी में लगे रहते हैं। तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी अपनी खुन्नस निकालने के लिए या किसी और डिस्प्यूट के चलते हुए या किसी डिस्क्रिपेंसी या आर्बिट्रेरीली किसी एक बिल्डिंग को या नंबर ऑफ फ्लैट्स को या किसी एक इंडिविजुअल फ्लैट को कम पानी नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर आपके नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है या जानबूझ के ऐसे हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ये मैटर कहां पे जाएगा? सो दिस इज नॉट अ मैटर विच विल गो टू द रजिस्ट्रार, दिस इज अ मैटर दैट हैज टू गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। अनइक्वल वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से डेली के आप स्ट्रगल से तंग आ गए हो और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि किसी एक बिल्डिंग या किसी एक फ्लैट या किसी नंबर ऑफ फ्लैट्स को ज्यादा पानी का सप्लाई हो रहा है, आपको बहुत कम पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपके घर के इश्यूज डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस रिकवरी ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द मेंबर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो भी है, जैसे डिसाइडेड इन दी
जनरल बॉडी मीटिंग हो सकता है कहीं पे 21% हो, तो या कम भी कर सकते, जनरल बॉडी का अगर डिसाइड हो तो कहीं पे शायद वो कम भी लिया जा सकता है। तो अगर ये आप टाइम पे 3 महीने के डिमांड बिल या डिमांड नोटिस के हिसाब से अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, या आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जिस टाइम में सोसाइटी के सारे बिल्डिंग्स बन रहे थे और उसके बाद जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम में आपका कोई बकाया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है और आपने वो पेमेंट नहीं किया गया है, मगर उसको ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि जो एक्सॉर्बिटेंट है, जो बहुत सारा पैसा बनाया गया है, जो गलत है और आपसे जबरन वसूली करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट करते हुए उस पैसे को इतना बना दिया गया है कि जो बायलॉज एक्ट और रूल्स के हिसाब से नहीं बन रहा है, या आप किसी चीज के डिफॉल्टर बन गए हो, आपके ऊपर वो पैसा बकाया बढ़ता जा रहा है, मगर वो पैसा गलत तरीके से बिठाया गया है, जो वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा आपके लिए बिठाया गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है, या कोई आप डिफॉल्ट इन द ब्रीच ऑफ द बायलॉज कर रहे हो, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है जनरल बॉडी में, ठीक है, कि सोसाइटी में ये काम नहीं कर रहा है, ये करोगे तो इतना पैसा फाइन है, वो भी आपके ऊपर चार्जेस बिठाया जा रहा है। तो ऐसे जो मैटर है जिसमें ज्यादा पैसा आपसे वसूली करने की कोशिश की जा रही है, तो एक्सेस रिकवरी ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द मेंबर्स अगर करने की कोशिश होगी तो वो मैटर भी कहां पे जाएगा, दिस मैटर विल ऑल्सो गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट, ठीक है। एंड फाइनली एनी अदर लाइक डिस्प्यूट्स विच फॉल अंडर द jurisdiction ऑफ द कोऑपरेटिव कोर्ट, तो वो कंसर्न जुरिस्डिक्शन में जो भी कोऑपरेटिव कोर्ट होगा या कोऑपरेटिव कोर्ट के दायरे में ऐसे जो भी मैटर्स आते होंगे, वो मैटर्स भी जो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्कस नहीं किया और जो रजिस्ट्रार के परव्यू में नहीं आ रहा है, जो लोकल अथॉरिटी के परव्यू में जैसे म्युनिसिपैलिटी में नहीं आ रहा है, पुलिस के अथॉरिटी के अंडर में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मैटर्स भी कोऑपरेटिव कोर्ट के पास में जाएंगे। तो ये ब्रीफली आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि कौन कौन से मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं और उस हिसाब से मेंबर्स को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रजिस्ट्रार के पास में क्या लेके जाना है और कोऑपरेटिव कोर्ट में क्या लेके जाना है। फाइनली ये उनका पैसा है, उनका पैसा और उनके राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है वो उनको मालूम होना चाहिए। और जहां पे हम ये ऊपर जैसा हमने डिस्कस किया कि इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी की अगर बात है, ऐसे मैटर्स जाएंगे कोऑपरेटिव कोर्ट में, मगर जहां पे ये रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन की बात है वो मैटर जाएगा रजिस्ट्रार के पास में। अब रजिस्ट्रार के पास में आपको कितने दिन में डालना है, ठीक है, आपका एक बार रेजिग्नेशन होता है तो आपको अपील करना है रजिस्ट्रार के पास में और आपको ये विद इन 30 डेज ऑफ द रिजेक्शन आपको ये अपील करना है, जिसका डिसीजन जो रजिस्ट्रार होगा वो उसको क्या करेगा, रिसीव करने के 10 दिन के अंदर उसको उस मैटर को डिस्पोज करना है, ठीक है। और एक बार जो रजिस्ट्रार ने जो डिसीजन दे दिया, द डिसीजन इज फाइनल कंक्लूडिंग, उसका फिर से रिवीजन या उसका कहीं पे फिर उसके ऊपर आप जाके कहीं पे अपील करोगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज हमने जानने की कोशिश की कोऑपरेटिव कोर्ट के परव्यू के अंदर के जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन से मैटर्स आ जाएंगे। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग बायलॉज, एक्ट एंड रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।